पहले आपके चक्कर में गाड़ी निकल गई, ये कहानी तो आपने सुना होगा। मगर क्या आपने सुना है कि पहले मेरा ज़्यादा के चक्कर में देश की न्यायपालिका का बंटाधार हो जाए? यानी पहले हमारे रिश्तेदार को जज बनाओ, पहले मेरी जाति वाले को जज बनाओ, पहले मेरे संगठन वाले को जज बनाओ, पहले मेरी विचारधारा वाले को जज बनाओ, पहले हमारे धर्म वाले को जज बनाओ, या फिर पहले जो कुछ एक्स्ट्रा कर सकता है उसको जज बनाओ। क्या इस चक्कर में देश के 140 करोड़ आबादी के साथ न्याय के नाम पर धोखा हो रहा है? देश में लाखों की संख्या में ऐसे युवा हैं जो सरकारी भर्तियों में फर्जीवाड़े का शिकार होते हैं, धोखेबाजी के शिकार होते हैं, मामले अदालतों में जाते हैं और वहां लटका रह जाता है। हाल ही में झारखंड के आदिवासी युवकों का मामला सामने आया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के होने वाले चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने झारखंड हाईकोर्ट के जजों को गजब की बात कह दी। बोल दिया कि छुट्टी लेके फैसला लिखिए। यानी एक तरफ मसला यह है कि देश के युवा अपनी नौकरी का मसला लेकर अदालतों में जाते हैं कि वहां से न्याय मिलेगा, मगर न्यायपालिका के अंदर की कहानी यह है कि वो अपने ही पद नहीं भर पा रहे हैं। यानी सालों साल जजों की कुर्सियां खाली हैं, लाखों केस पेंडिंग हैं, मगर जजों की नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। तो काहे नहीं हो पा रही हैं? आज हम इसी मामले पर बात करेंगे। कहानी बड़ी गंभीर है और अब तो देश के 2000 से ज्यादा वकीलों ने एक अनुरोध पत्र जारी किया है भारत के चीफ जस्टिस को तथा अन्य जजों के नाम भी। कह रहे हैं कि हुजूर न्यायपालिका के लिए कुछ बड़े कदम उठाइए ताकि जनता का भरोसा और हमारी विश्वसनीयता बनी रहे और इतिहास में आपका भी नाम दर्ज हो। समझने वाली बात यह है कि जिस पत्र पर 2000 से ज़्यादा वकीलों ने हस्ताक्षर किए उसमें इन्हें बताना पड़ा कि किस तरह के जज बनाए जाने चाहिए और कैसे बन रहे हैं। और यहीं से वो बात निकलती है कि आखिर जजों की नियुक्ति क्या देखकर हो रही है। और जो देखकर हो रही है ना, वो यकीन मानिए आप देख नहीं पाएंगे। आपको भरोसा नहीं होगा कि जिन बीमारियों से लड़ने के लिए हम अदालतों में जाते हैं, पता चलता है कि वहाँ जो लोग बैठे हैं वो खुद ही उन्हीं बीमारियों से ग्रस्त हैं। यहीं पर महात्मा गांधी की वो बात याद आती है कि हम जो बदलाव लाना चाहते हैं पहले हमें उसे अपने भीतर उतारना चाहिए। तो जब मिलाड लोग खुद न किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होंगे तो वो उसी तरह की आपकी समस्या पर क्या फैसला देंगे? जो झारखंड वाली कहानी है ना, सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जजों की नियुक्ति का आधार क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, इस मामले पर एकदम आसान भाषा में चर्चा करेंगे। मुद्दा बेहद गंभीर है, इसलिए आखिर तक देखिएगा, तभी पूरी बात समझ में आएगी। और आपका समझना जरूरी है, तभी तो ताव में बोल पाएंगे कि आई विल सी यू इन द कोर्ट। और ये वो मामले हैं जिन पर गोदी मीडिया में कभी चर्चा नहीं होती है और न हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती आपको भी मालूम है। इसलिए ऐसे मुद्दों को जानने समझने के लिए तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। टन से लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते। तो हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सबसे पहले आपसे मेरी अपील है कि बीमारी से परिचित हो जाइए, इसके बाद बीमारी के कारण पर आएंगे। अपनी स्क्रीन पर इस खबर को देखिए, अगले कुछ मिनट तक टकटकी लगा कर देखिएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के जजों से कह दिया कि आपके यहाँ जो लंबित फैसले हैं, यानी जिन पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित है, तो इन फैसलों को लिखने के लिए छुट्टी पर चले जाइए। यानी छुट्टी लेकर फैसला लिखिए, क्योंकि अब बहुत हो गया। कहानी को समझिएगा। झारखंड राज्य के आदिवासी क्षेत्र के छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी। मसला ये था कि झारखंड सरकार द्वारा 1000 पदों पर होमगार्ड की भर्ती निकाली गई थी। बाद में सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया, मगर जिन उम्मीदवारों के नाम सूची में आए थे, चयन लिस्ट में आए थे, उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद अप्रैल 2023 में फैसला सुरक्षित रख लिया गया। अप्रैल 2023 यानी लगभग 2.5 साल हो गए सुनवाई पूरी हुए और अब तक फैसला नहीं आया। अब जरा सोचिए, इन सैकड़ों आदिवासी नौजवानों की क्या गलती थी? क्या गलती थी? क्या ये गलती थी कि उन्होंने सरकारी नौकरी का फॉर्म भर दिया, या फिर उनकी गलती ये है कि ये अपने हक और अधिकार के लिए हाईकोर्ट चले गए? सब कुछ करने के बाद ये 2.5 साल से इंतजार कर रहे हैं, मगर हाईकोर्ट में बैठे जजों को फैसला लिखने का टाइम नहीं मिल रहा है। अब ये मसला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत सिन्हा से कहा कि आप झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से कहिए कि वो अपने जजों से कहें कि 10-12 हफ्तों की अपनी स्वीकृत छुट्टी लेकर जज लोग उन फैसलों पर, उन मामलों पर फैसला लिखें जो लंबे समय से लंबित है। आपको बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के अनुसार 61 मामले ऐसे हैं झारखंड हाईकोर्ट में जिनमें सुनवाई पूरी हो चुकी है, लगभग पूरी है, मगर लंबे समय से फैसला नहीं लिखा गया। क्या अब आपके मन में यह सवाल नहीं आ रहा कि ये 61 मामलों में सुनवाई के बाद भी जजों ने फैसला क्यों नहीं लिखा? सालों साल किस बात का इंतजार है? क्या फैसला देने से डर लगता है? और जजों को किस बात का डर? क्या जजों को इस बात का डर है कि अगर फैसला लिखेंगे तो छात्रों के हित में लिखना पड़ेगा क्योंकि उनका मामला सही है, और चूंकि भर्ती प्रक्रिया को सरकार ने रद्द किया था तो सरकार नाराज ना हो जाए? क्या ये जज सरकार को खुश करने बैठे हैं, पार्टी और नेताओं को खुश करने बैठे हैं, या फिर इन्हें फैसला लिखने ही नहीं आता?
आप कहेंगे कि जो हाई कोर्ट में जज होगा उसको फैसला लिखने नहीं आएगा, तो ये बात निराधार नहीं है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में जजों को खरी खोटी सुनाई है और कहा है कि भैया कुछ पढ़ो लिखो। कभी सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि इस जज को डिमोट कर दीजिए, कभी विशेष मामलों की सुनवाई से अलग करना पड़ता है, कभी ट्रेनिंग पर भेजना पड़ता है। तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हाईकोर्ट के जजों की कुर्सियों पर बहुत सारे नाकाबिल लोग भी बैठे हैं। कैसे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, किसने बैठा दिया, किस आधार पर बैठा दिया, उस पर हम अभी आएंगे। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जज सालों साल फैसला क्यों नहीं लिख पाते। क्या सरकार के खिलाफ फैसला देने से डर लगता है, या लीगल नॉलेज नहीं है, जजमेंट लिखना नहीं आता, या फिर आपदा में अवसर की तलाश है। अब ये मत पूछिएगा कि आपदा में अवसर क्या होता है। सवाल है कि क्या मिलाड लोग फैसला इसलिए नहीं लिखते, इंतजार करते हैं कि पीड़ित पक्ष परेशान होगा तो सोचेगा कि चलो कुछ चढ़ावा चढ़ा देते हैं और जल्दी से फैसला ले आते हैं। आखिर कुछ तो गड़बड़ है दया, वरना भारत के होने वाले चीफ जस्टिस को यह नहीं कहना पड़ता कि छुट्टी लेकर जाओ और फैसला लिखो। और ये गड़बड़ी मूल में है, यानी जजों के चयन में है। क्योंकि इस देश में ऐसे भी तमाम जज हुए जो सोचते हैं कि अपने कार्यकाल में कितना ज़्यादा मामलों की सुनवाई करें और कितने ज़्यादा फैसले लिख दें भारत की न्यायपालिका के लिए, भारत की जनता के लिए। अभी हाल ही में इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमने देखा सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओका के रूप में। एक दिन पहले मां का देहांत हुआ, महाराष्ट्र में अंतिम संस्कार में शामिल हुए और दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में 11 मामलों की सुनवाई की। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर ये बीमारी लगी कैसे। आखिर कैसे इस देश में कोई जज कह देता है कि किसी लड़की के स्तनों को पकड़ना, उसे पुलिया के नीचे घसीटना, उसके कपड़ों को फाड़ना ये दुष्कर्म का प्रयास नहीं है। आखिर कैसे कोई जस्टिस शेखर यादव नफरती संगठनों की भाषा बोलने लगते हैं। आखिर कैसे कोई जस्टिस गंगोपाध्याय हाईकोर्ट में बैठकर राज्य की सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियों से भी ज्यादा कड़वाहट पाल लेते हैं। आखिर कैसे सुप्रीम कोर्ट में बैठा जज जस्टिस दीपांकर दत्ता भाजपा के नफरती प्रवक्ताओं से भी ज्यादा नफरत नेता प्रतिपक्ष के प्रति पाल लेते हैं और उनकी भारतीयता पर सवाल उठाते हैं। उस नेता की भारतीयता पर जिनका पूरा खानदान इस देश के लिए हर तरह का योगदान कर चुका है, परम योगदान भी कर चुका है। हाल ही में हमने दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा वाला कांड देखा। जस्टिस सूर्यकांत के मामले में ये पूरा वीडियो ही है, नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। हालिया खेल है और पुराने इतिहास को भी हमने उठाया है। देखिएगा कि इन पर कौन कौन से आरोप लगे हैं और कौन कौन से नहीं लगे हैं। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता प्रशांत भूषण के पिताजी यानी शांति भूषण जी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में ढेर सारे जज करप्ट हैं। और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडे काटजू ने तो यहाँ तक कह दिया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट सड़ चुका है। ये बातें यूं ही नहीं निकलती हैं और ये बातें बोल भी वही पाता है जिसको सड़न देखकर तकलीफ होती है, जो अपने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और संवैधानिक संस्थाओं की बर्बादी को देखकर दुख महसूस करते हैं। और पिछले 11.5 साल में तो भारतीय न्यायपालिका और वहाँ बैठे जजों के ऊपर जितने आरोप लगे वो शायद 70 सालों के इतिहास में कभी नहीं लगे थे। रंजन गोगोई से लेकर यानी चीफ जस्टिस से लेकर जिले में बैठने वाले जजों तक पर गंभीर से गंभीर आरोप लगे। इस लिस्ट में चंद्रचूड़ को भी याद रखिएगा। अब सवाल यह है कि आखिर न्यायपालिका में बैठे ये जज इतना गड़बड़ कैसे निकल रहे हैं। किसी को फैसला लिखना नहीं आता, कोई फैसला लिखना नहीं चाहता, कोई किसी रूप में भ्रष्ट पाया जाता है, कोई किसी रूप में। तो एक चर्चा ये निकल पड़ी है कि पहले जज बनाए जाते थे कानूनी विद्वता के आधार पर, उनका सामाजिक ज्ञान देखा जाता था, मनोविज्ञान कैसा है, आर्थिक रूप से भ्रष्ट तो नहीं है, करप्ट प्रैक्टिस में तो नहीं है, जजों को घूस देने वाले तो नहीं है, बेंच हंटिंग तो नहीं करते, क्लाइंट के साथ धोखा तो नहीं करते, मोरली करप्ट तो नहीं है, कहीं कोई आइडियोलॉजिकल लगाव तो नहीं है, किसी पार्टी की विचारधारा से ग्रसित तो नहीं है। इस तरह की तमाम चीजें देखी जाती थी। मगर अब ऐसा नजर आता है कि पहले जिन चीजों को देखकर छांटा जाता था अब ज्यादातर मामलों में उन्हीं चीजों को देखकर सेलेक्ट किया जाता है। साल 2023 में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में कॉलेजियम ने 9 वकीलों के नाम रिकमेंड किए थे, जिनमें से 6 को अपॉइंटमेंट मिली, मगर 3 को आईबी रिपोर्ट के आधार पर संभवतः रोक दिया गया। और खबर इस बात की है कि उन्हीं तीनों का दोबारा इसी साल की जुलाई महीने के आखिर में इंटरव्यू हुआ है। अब जरा सोचिए कि 2 साल पहले उनके भीतर कोई गड़बड़ी मिली थी तो क्या 2 साल बाद आईबी की रिपोर्ट बदल गई? क्या 2 साल पहले ये भ्रष्ट थे तो 2 साल बाद ये ईमानदार हो गए? आखिर इन 2 सालों में क्या बदल गया? कैंडिडेट तो बदले नहीं, शायद चयन करने वाले बदल गए और चयन करने का आधार बदल गया। एक चर्चा और है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में ही लॉयर कोटा से 15 लोगों को जज बनना है, मगर पिछले लंबे समय से अब तक 3 बार नाम बदला जा चुका है। और खुद इसी हाईकोर्ट के बार के सदस्य बार बार कहते हैं कि नाम बदलने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि सब अपना अपना जज बनाना चाहते हैं, सत्ताधारी लोग अपना बनाना चाहते हैं, संस्थान अपना बनाना चाहता है। इसी पर पेंच फंसा हुआ है कि किसका कितना जज होगा। अब जरा सोचिए, क्या इन चीजों में कानूनी विद्वता, काबिलियत, ईमानदारी, कर्मठता ये सब बचेगी? और यदि सत्ता में बैठे लोग अपना जज बनाएंगे, अपनी विचारधारा का बनाएंगे, तो क्या वो व्यक्ति ईमानदारी से जनता के लिए काम करेगा, आपके लिए काम करेगा? कहा जाता है कि जैसा पेड़ लगाओगे वैसा फल पाओगे। तो जैसे लोगों को जज बनाया जाएगा, न्यायपालिका का वैसा ही असर तो देखने को मिलेगा।
मध्य प्रदेश में महिला जज का उत्पीड़न करने वाला प्रमोशन पा जाता है, बदले में महिला जज को इस्तीफा देना पड़ता है। मजबूरन करें तो करें क्या, जब ऊपर ऊपर तक राष्ट्रपति तक शिकायत करने के बाद कोई असर नहीं होता और जिसकी जांच होनी चाहिए, पकड़े जाने पर सजा मिलनी चाहिए, उसको प्रमोशन मिलता है, तो क्या होगा? महिला जज क्या करेंगी? सरेआम नफरत की भाषा बोलने वाले जजों के साथ सत्ता खुलकर खड़ी नजर आती है। यही सब तो वो बीज हैं जो न्यायपालिका में सड़न पैदा कर रहे हैं। अभी हाल ही में 10 सेशन जजों के प्रमोशन की बात सामने आई। 14 लोगों के नाम आगे गए थे, मगर पता चला कि आईबी की रिपोर्ट को संभवतः एडवर्स होने के आधार पर रोक दिया गया, यानी आईबी की रिपोर्ट में गड़बड़ी पाई गई। अब सवाल यह है कि यदि 14 में से 4 लोग गड़बड़ पाए गए, वो हाई कोर्ट के जज बनने के लायक नहीं है, तो फिर वो सेशन कोर्ट में काम करने के लायक कैसे बचे हैं? क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि यदि वो किसी भी तरीके से गड़बड़ हैं या भ्रष्ट हैं, तो क्या उन्हें सेशन कोर्ट में भी रखना चाहिए? अगर हाई कोर्ट में उनका जाना ठीक नहीं है, तो सेशन कोर्ट में रहना ठीक कैसे? कुल मिलाकर सवाल यही है कि जजों की नियुक्ति का आधार काबिलियत है या फिर जुगाड़ है, विचारधारा है, भाई भतीजावाद है, जाति है, धर्म है? कौन से आधार हैं? और यदि सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, तो फिर खराब फैसला, खाली पद, उल्टे सीधे बयान और फैसलों में देरी, इन सब का कारण क्या है? ये कारण मेरी जबानी मत सुनिए, ये देखिए, देश भर के 2000 से ज्यादा वकीलों ने हाईकोर्ट में जजों के लगभग 283 खाली पदों को तत्काल भरने की मांग को लेकर अनुरोध पत्र जारी किया है। इसमें खाली पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में 35 पद खाली हैं। 10 के भरने के बाद अब इनकी संख्या कम हो गई है, मगर इस पत्र में वकीलों ने जो बातें लिखी हैं वो आपके लिए सुनना बड़ा जरूरी है। इन्होंने कहा है, बल्कि चेतावनी दी है कि न्यायिक विलंब यानी देरी, संस्थागत पक्षपात और अंतर जातीय प्रजनन हाई कोर्ट की विश्वसनीयता और स्वतंत्रता के लिए खतरा बन रहे हैं। यानी जजों की नियुक्ति में जो देरी हो रही है और कॉलेजियम जो पक्षपात कर रहा है चयन करने में, वहां पर जो जातिवाद जैसी चीजें हैं, वो हाई कोर्ट की विश्वसनीयता और स्वतंत्रता के लिए खतरा है। अब जरा सोचिए, अगर हजारों वकील इस तरह की बात लिख रहे हैं, तो क्या ये यूं ही लिखा जा रहा है, यूं ही ये निकल रही है बात? भारत के हाईकोर्ट में 62 लाख से ज्यादा मामले लंबित हैं और उसके बाद भी जजों की पद सैकड़ों की संख्या में खाली रहना, ये किस तरफ इशारा करता है? वकीलों ने इस पत्र में जोर देकर कहा कि जितने भी मामले भारत में लंबित हैं, जिनकी संख्या 62 लाख से भी ज्यादा है, इन सब को मात्र 4 सालों में ही समाप्त किया जा सकता है, बशर्ते जजों के खाली पदों को भर दिया जाए और उस तरह से न भरा जाए जिस तरह से भरा जा रहा है। इन पदों पर ईमानदार लोगों को लाया जाए, परिश्रमी लोगों को लाया जाए, जो न्यायपालिका के प्रति समर्पित हों, उनको बिठाया जाए। ऐसे लोगों को कुर्सी मिले जो प्रतिदिन कम से कम 25 मामलों का निपटारा करने में सक्षम हो। वकीलों ने यह भी कहा कि साल में कम से कम 240 दिन कार्य दिवस होना चाहिए। 4 पन्ने के अनुरोध पत्र में यह भी सवाल उठाया गया है कि जजों के बेटा बेटी, उनके रिश्तेदार जो दनादन जज बनाए जाते हैं, इसके प्रति भी सावधान रहने की जरूरत है। और जो जाति आधार पर यहाँ भेदभाव हो रहा है चयन में, वो भी बड़ा खतरनाक है। इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। यहाँ एक और बड़ा महत्वपूर्ण विचार वकीलों ने रखा कि कोई वकील जो हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है वहीं पर उसे जज वगैरह न बनाए, क्योंकि इससे हितों का टकराव होता है। मान लीजिए एक वकील है जो सालों से किसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वहां उनको जानने वाले सैकड़ों लोग होंगे, बहुत से करीबी होंगे, बहुत से ज्यादा ही करीबी होंगे। अब उसी हाई कोर्ट में अगर उन्हें उस वकील को जज बना दिया जाए, तो निश्चित तौर पर उनके संगी साथियों का जब मामला उनके सामने आएगा तो भेदभाव हो जाएगा। इसे देखते हुए वकीलों ने राय दिया है कि भारतीय प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं की तरह एक पारदर्शी और स्थानांतरणीय यानी ट्रांसफरेबल न्याय प्रणाली की जरूरत है। जब अधिकारी अपने जिलों में सेवा नहीं दे सकते, उसी तरह न्यायपालिका में भी होना चाहिए। अब जरा सोचिए, ये कितनी सामान्य सी बात है। पुलिस वालों को अपने जिले में तैनाती नहीं मिलती, क्यों नहीं मिलती? ताकि उनका पर्सनल अटैचमेंट कार्य में बाधा न बन जाए। मगर न्यायपालिका में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है? इस दस्तावेज की शुरुआत वरिष्ठ अधिवक्ता ताहर सिंह ने की, जिन्होंने अधिवक्ता सरबजीत सिंह के साथ मिलकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट बार के सदस्यों से 2000 से ज्यादा हस्ताक्षर एकत्र किए। इसमें दावा किया गया कि सबसे ज्यादा योग्य और काबिल अनुभवी अधिवक्ता राज्य के बाहर नियुक्तियों के लिए शपथ लेने और हलफनामा दाखिल करने के इच्छुक हैं। इसलिए यह स्पष्ट होता है कि योग्यता के आधार पर चयन बिना किसी देरी के किया जा सकता है। यानी योग्यता के आधार पर वकील जज बनने को तैयार बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि सैकड़ों की संख्या में पद खाली क्यों है, किस बात का इंतजार है, और आखिर बार बार ऐसे रिकमेंडेशन क्यों जाते हैं जिनमें से कई सारे नाम गड़बड़ पाए जाते हैं, उनके काम गड़बड़ पाए जाते हैं। इस पत्र में यह भी लिखा गया है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के लिए 5 साल में ट्रांसफर की नीति लागू की जाए और रिटायरमेंट के बाद भी आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच होनी चाहिए। जस्टिस यशवंत वर्मा, जस्टिस नारायण शुक्ला और राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत के बदले नोट लेने के रैकेट से जुड़े घोटालों का हवाला देते हुए इस मांग पत्र में आरोप लगाया गया कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार अब तक के सबसे हाई लेवल पर है और जनता का विश्वास बहाल करने के लिए इन बदलावों को तत्काल लागू करने की जरूरत है। वकीलों का कहना है कि कॉलेजियम की चयन प्रणाली अपारदर्शी है, इसलिए यदि इसके सदस्यों का कोई रिश्तेदार इसी हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है
है तो उन्हें खुद ही अलग हो जाना चाहिए। इस पत्र में जोर देकर कहा गया है कि पदोन्नति सिर्फ ईमानदार और निष्पक्ष आचरण वाले जजों को ही मिलनी चाहिए या फिर उन्हीं वरिष्ठ वकीलों को जज बनाया जाए जो ईमानदार हो, निष्पक्ष हो। इस अनुरोध पत्र में जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस चेलमेश्वर, जस्टिस मदन वी लोकुर, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस अभय S ओका सहित सुप्रीम कोर्ट के तमाम रिटायर्ड जजों का भी जिक्र किया गया है जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद किसी भी नियुक्ति को स्वीकारने से मना कर दिया। वकीलों का कहना है कि इन जजों ने जो किया इसका अनुसरण अन्य लोगों को भी करना चाहिए ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई और अन्य न्यायाधीशों से भी इन सुधारों को लागू करने की नैतिक और संस्थागत जिम्मेदारी लेने की अपील की गई है। वकीलों ने लिखा है कि जब भारत की न्यायिक व्यवस्था का इतिहास पढ़ा जाएगा तो आपके और आपके सहयोगियों के नाम याद किए जाएंगे। अब आप दर्शक बताइए, जब देश के तमाम प्रबुद्ध वकील इस तरह की बातें लिख रहे हों और उस पर 2000 से ज्यादा वकील हस्ताक्षर कर रहे हों, यानी ये सब इन बातों से सहमत है। वो सहमत है इस बात से कि नाकाबिल लोगों को जज बनाया जा रहा है, नाकाबिल लोगों को प्रमोशन मिल रहा है, भाई भतीजावाद के आधार पर नियुक्तियां हो रही हैं, विचारधारा के आधार पर नियुक्तियां हो रही हैं। तो जब काबिलियत के स्थान पर रिश्तेदारी और जातिवाद चलेगा, पार्टी और संगठनवाद चलेगा, तो काबिल जज कहां मिलेंगे? और जब काबिल जज नहीं होंगे, कर्मठ लोग नहीं होंगे, तो झारखंड के आदिवासी युवकों को न्याय कहां से मिलेगा? हमको आपको न्याय कहां से मिलेगा? फिर तो वही होगा, कोई जज कह देगा कि लड़की के स्तनों को छूना, उसे पुलिया के नीचे घसीटना दुष्कर्म का प्रयास नहीं है। कोई जज सरेआम मुसलमानों को कठमल्लो बुला देगा। किसी जज को फैसला लिखने नहीं आएगा कायदे से, और कोई फैसला लिखेगा ही नहीं, सालों साल इंतजार करता रहेगा। वैसे वरिष्ठ अधिवक्ता ताहर सिंह ने तथा अधिवक्ता सरबजीत सिंह ने ये जो पत्र जारी किया, इसमें जो बातें लिखी, उससे आप लोग कहां तक सहमत हैं? सुप्रीम कोर्ट से जो डिमांड इन्होंने की है उसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय